हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज के क्वेश्चन आंसर में हम बात करेंगे कृषि के विषय में। तो यह जो कृषि है यह चौथा चैप्टर है 10वीं के ज्योग्राफी बुक का। और कृषि चैप्टर से 1 नंबर के जो भी प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कृषि यानी कि चौथा चैप्टर का पहला क्लास है। पहला क्लास यानी कि वीडियो नंबर पार्ट 1। तो आज ही हम लोग बात करते हैं पहले क्लास में क्या क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल अभी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो मिलते रहे जो मैं पर डे अपलोड कर देता हूं। तो चलिए सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। और ये पहला प्रश्न रहा। पहला प्रश्न है कि भारत की चार, ओके ना, भारत के विषय में बोला गया है, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसल के नाम लिखे। तो रबी फसल का नाम लिखना है और आपको खरीफ फसल का नाम लिखना है 4 4। तो हम यहाँ पर लिखे हैं पहले रबी, फिर उसके नीचे लिखे हैं खरीफ। तो रबी फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर और सरसों। केवल 4 ही बोला गया है लेकिन मैंने 5 लिखे हैं। तो आपको परीक्षा में केवल 4 लिखना है, याद रखिएगा, ओके ना। 4 बोला गया तो आपको केवल 4 लिखना, लेकिन जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ 5 लिख दिए। उसी प्रकार से खरीफ फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये 4 यहाँ पर हो गया। लेकिन इसके अलावे भी अरहर और मूंग ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपको याद रहे तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखें। रोपण कृषि में क्या होता है? रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। व्यापक मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्र में की जाती है जिसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा होता है। ओके। दूसरा है जब बहुत बड़े क्षेत्र में आप कृषि कीजिएगा तो आपको पैसे भी अधिक लगेंगे और मेहनत भी अधिक करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अत्यधिक श्रम यानी कि मेहनत की आवश्यकता होती है, यानी मजदूरों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि दलहन तथा तिलहन, ओके ना। दलहन मतलब दाल वाली फसल और तिलहन का मतलब होता है तेल वाली फसल जिससे तेल बनता है। इनका 4 4 उदाहरण आपको लिखना है। बहुत ही आसान है। दलहन, तो दलहन में हम यहाँ पर पहले ऊपर में दलहन लिखे हैं, उसके नीचे तिलहन। दलहन में अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द, मटर, चना, मसूर। यहाँ पर भी आपको केवल 4 ही याद करना है। ये जो 2 एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया ये केवल जानकारी के लिए। उसी प्रकार से तिलहन मतलब जिससे तेल बनता है, तो मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल। उसके बाद सोयाबीन भी एक्स्ट्रा में लिख दिया गया। तो ये था पहला 3 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, ओके ना। रेशम का जो उत्पादन होता है उसमें एक कीड़े का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो कीड़ा क्या करता है? पत्ते को खाता है, उससे लार्वा निकलता है और लार्वा से ही कोकून बनता है। कोकून को ही फिर धागे में बदला जाता है अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा और फिर उस धागे से रेशम बनता है। तो ये रेशम में किसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है? कीड़ों का, यानी कि एक इंसेक्ट है। तो ये जो कीड़ा है इसका नाम है कैटरपिलर, ओके, कैटरपिलर कहते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो इस कीड़े का जो पालन करते हैं वो एक अलग प्रकार का कृषि है जिसमें इस कीड़े को पाला जाता है। तो उस कृषि का नाम क्या है? वो कौन सा कृषि का प्रकार है? तो वह कृषि है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के तहत रेशम के उत्पादन के लिए जो कीड़े का प्रयोग किया जाता है उसका पालन किया जाता है। अगला लिखा है कि कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कर्तन दहन कृषि होता क्या है। देखिए क्या होता है कि बहुत पुराने समय में जब लोग कृषि करने सीखे थे तो वो क्या करते थे, बहुत ही बड़े बड़े जंगल में जो बहुत ही बड़े एरिया में पेड़ पौधा था ना उसको क्या कर देते थे, काट देते थे। ओके, पेड़ पौधों को काट दिया, फिर उस पेड़ पौधों को काट के उसको साफ किया, उसके बाद भी जो वहां पर बच गया था उसको जला दिया गया। जला देने के बाद क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र जो है साफ हो गया और उसमें राख भी मिल गया, क्योंकि जो पेड़ पौधे जलाए थे वो राख भी यहीं पर रह गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो गया। ओके ना, तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो गया तो इसमें हम लोग क्या करने लगे, खेती करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो जमीन है इसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई और फिर हमने क्या, फिर
हमने क्या किया, इस जमीन को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर फिर से वही प्रक्रिया अपनाया। फिर से बहुत बड़े क्षेत्र में जो पेड़ पौधे थे उसको काट दिया गया, और काटने के बाद उसको जला दिया गया, और जला करके जो क्षेत्र बना उसमें क्या किया, उसमें हमने खेती किया। तो देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, एक स्थान को छोड़ करके फिर वो दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। फिर अगर यहाँ पर उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी तो फिर वो किसी और जगह पर जाएंगे। इस प्रकार से क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण, मतलब एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाना। लेकिन ये जो स्थानांतरण कृषि है इसको हम लोग कर्तन दहन प्रणाली, मतलब काटना, दहन का मतलब जलाना, और कृषि करना, कर्तन दहन कृषि कहते हैं। लेकिन देश के विभिन्न भागों में, माफ कीजिए, विश्व के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नाम से जानता है। देश में भी, हमारे देश में भी इसे अलग अलग नाम से जानता है। तो यहाँ पर आपको वही नाम बताना है। जैसे कि मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका की बात करें तो इसी स्थानांतरित कृषि को कहते हैं मिल्पा। वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कोनुको, ब्राजील में इसे बोलते हैं रोका, इंडोनेशिया में बोलते हैं लदांग, वियतनाम व मध्य अफ्रीका में बोलते हैं मसोले। तो इस प्रकार से इसके विभिन्न नाम है। इसके और भी नाम आपको किताब में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी किताब में। जैसे ही आप चैप्टर 4 निकालेंगे तो एनसीईआरटी किताब का चैप्टर 4 का दूसरा पेज, ओके ना, चैप्टर 4 जब निकालेगा पहला पेज दूसरा पेज होगा ना, पहला या दूसरा पेज में ये नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके। और भी नाम आप जानकारी रख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है इस उत्तर के लिए। अगला प्रश्न है कि जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, ओके ना। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषता क्या है, इसमें भूमि की छोटे टुकड़े पर परंपरागत रूप से कृषि किया जाता है, और दूसरा, इसमें जो कृषि है वह मानसून पर निर्भर होता है। मृदा जो है वह प्राकृतिक रूप से जो उर्वरता है उसी पर निर्भर होता है। इसमें अलग से हम लोग खाद वगैरह का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। फसल उगाने के पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो पर्यावरण में जो भी मौजूद है उसी का प्रयोग करते हैं। अलग से ये नहीं कि सिंचाई कर दिए, सिंचाई का पानी लगा दिए, ये नहीं कि हम बहुत सारा खाद का प्रयोग कर दिए, वह सारी चीजें हम लोग नहीं करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, जीविका निर्वाह कृषि करते हैं। भारत में मुख्य रूप से जीविका निर्वाह कृषि अत्यधिक क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन आप याद रखिए, बड़े पैमाने पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए भी फसल करते हैं, जो रोपण कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गहन कृषि के 2 गुण लिखिए। गहन कृषि क्या होता है, लिखा है कि अधिक उत्पादन के लिए, ओके ना। अधिक उत्पादन जब करना है अधिक मात्रा में, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जितना ज्यादा सिंचाई का प्रयोग करते हैं, उतना ज्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। भूमि का आकार तो छोटा होता है, लेकिन उसमें तरह तरह के फसल लगाते हैं, बहुत सारे फसल लगाते हैं। एक फसल को जैसे ही हम काटते हैं दूसरा फसल लगा देते हैं, तीसरा फसल लगा देते हैं। तो इस तरह से फसल की प्रक्रिया चलते रहता है, और इसी फसल प्रक्रिया को गहन कृषि प्रक्रिया कहते हैं, या फिर गहन कृषि कहते हैं। अगला कि ऑपरेशन फ्लड, ये जो ऑपरेशन है ये किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। यानी कि दूध के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया गया, जो क्रांति लाई गई, वह था ऑपरेशन फ्लड। ऑर्गेनिक कृषि, जिसे हम लोग जैविक कृषि कहते हैं, ये क्या है, तो देखिए, प्राकृतिक तरीकों से कृषि करना, किसी भी प्रकार के उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग ना करके कृषि करना क्या कहलाता है, कार्बनिक कृषि कहलाता है, या फिर हम इसे ऑर्गेनिक या जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जूट या पटसन को कहा जाता है। ओके, सुनहरा रेशा। तो ये था 1 नंबर का प्रश्न उत्तर। यहाँ पर 1 नंबर का इसी प्रश्न के साथ सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। आगे मैं आपके लिए 3 और 5 अंक का प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगा, जो वीडियो नंबर पार्ट 2 रहेगा, यानी कि दूसरा क्लास रहेगा चैप्टर 4 के लिए। तो पहले क्लास को अगर आपने अंत तक देखा, आपको वीडियो पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, और दूसरे पार्ट के लिए मेरे चैनल से बने रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।